एवरीवन, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे और ये उस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो उस लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉमन कैरेक्टर बिटवीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों के बीच में जितने कॉमन कैरेक्टर थे उन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे दोनों में ही कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी या फिर तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा दोनों में ही सैचुरेशन होगा, दोनों में ही इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर होगा, दोनों ही डायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं और दोनों ही लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है और दोनों ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर में आएगा, 6 पॉइंट कॉमन कैरेक्टर में आएगा। हमने जो लास्ट लेक्चर में टेबल बनवाया था उसी से ये क्वेश्चन है, आपको वो 6 पॉइंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप को पढ़ना है, प्लांट वाटर रिलेशन को पढ़ना है और इस टॉपिक में कुछ फैक्ट पॉइंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। उन सारे फैक्ट पॉइंट को मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, तो मैंने लिख लिया है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए कुछ फैक्ट पॉइंट को मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं पहले उसे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है। इसी तरीके से प्लांट बॉडी में भी, प्लांट बॉडी में अगर वो जितना उसका वेट होगा उस ओवरऑल वेट का मैक्सिमम अमाउंट वाटर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अगर सेल है तो सेल में क्या होगा, एक मैट्रिक्स लाइक कोलाइडल सब्सटेंस होता है ना, मैट्रिक्स लाइक कोलाइडल सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग साइटोसॉल भी बोलते हैं, या फिर तो इसे ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म या फिर तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है ये आखिर होता क्या है, या फिर तो प्रोटोप्लाज्म आखिर क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर होता है इसमें, जिसमें कि डिफरेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह होता है ना, तो इसमें क्या होगा, वाटर होगा जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे पहला वही फैक्ट लिखा हुआ है कि वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखिए, अगर आप वाटरमेलन को देखें तो वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। उसके जो फ्रेश वेट होगा, वाटरमेलन का फ्रेश वेट का 92% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर आप हर्बेशियस प्लांट को देखें, जितने भी हर्ब वाले प्लांट हैं, तो उस प्लांट में यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट इज ड्राई वेट। ध्यान दीजिए, 10 से 15% उसका फ्रेश वेट क्या है, ड्राई वेट है। मीन्स वाटर कितना होगा, 85 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है हर्बेशियस प्लांट में। हम दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी में, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। देखिए, मोस्ट हर्बेशियस प्लांट हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। 10 to 15% फ्रेश वेट क्या है, ड्राई मैटर है। इसका मतलब वाटर कितना प्रेजेंट होगा, तो 85 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है हर्बेशियस प्लांट में। ठीक है, 85 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिखा है कि 10 to 15% वाटर प्रेजेंट होता है, ये लिखा है कि 10 to 15% फ्रेश वेट जो है वो ड्राई वेट होता है। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 100 में से तो आपका आएगा 85 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है हर्बेशियस प्लांट में। आज अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाटर पोटेंशियल। तो ये सब थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो ये इसीलिए फैक्ट पॉइंट्स को मैंने पहले से लिख रखा हुआ है, मात्र इसी पेज में फैक्ट पॉइंट है कुछ।
ठीक, तो ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है कि ड्राई सीड स्टिल हैव H2O। जो आप सीड्स देखते हैं उनमें भी H2O प्रेजेंट होता है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रिस्पायरिंग। आप देखते हैं अगर हम सीड को जमीन में जब हम उसको बो देते हैं तो वो क्या होता है, उससे प्लांट निकल आता है। तो क्यों निकल आता है? क्योंकि उसमें H2O प्रेजेंट होता है, वो सीड अलाइव होता है, वो सीड लिविंग होता है। इसके अलावा सीड में रेस्पायरेशन भी होता रहता है, सीड में रेस्पायरेशन भी होता रहता है। सीड में प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, और उस माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है, एयर की एंट्री होती है। सीड में प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, और उसी माइक्रोपाइल के थ्रू एयर की एंट्री होती है। तो सीड क्या करता है, रेस्पायरेशन भी करता है, और सीड लिविंग भी होता है, अलाइव रहता है। तो यही पॉइंट लिखा है कि ड्राई सीड, जो हम ड्राई सीड देखते हैं हमें लगता है कि ड्राई है, बट इट स्टिल हैव H2O। तो ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा था कि तीनों में वाटर के अमाउंट का ऑर्डर पूछा हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पे 92% वाटर है वाटरमेलन में, 85 to 90% वाटर है हर्बिशियस प्लांट में, और ड्राई सीड में और कम वाटर होता है। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा ड्राई सीड में, उससे ज़्यादा होगा हर्बिशियस प्लांट में, और उससे भी ज़्यादा होगा वाटरमेलन में। क्यों? क्योंकि वाटरमेलन में 92% है और हर्बिशियस प्लांट में 85 to 90% वाटर है। ठीक है, ये सब फैक्ट पॉइंट हैं, इसमें अब एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, आपको ये याद ही करना होगा। ठीक, इसके अलावा देखिए 2 फैक्ट और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेते हैं। एक फैक्ट ये लिखा है कि जो मैच्योर कॉर्न प्लांट होता है वो 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है पर डे। मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है वो 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता है एक दिन में। इसे मैंने थोड़ा ट्रिक के रूप में बनाना चाहा कि C3 लिख दें, बट जो कॉर्न प्लांट है वो कैसा, C4 प्लांट होता है। C is for corn और 3 is for 3 लीटर, बट कॉर्न प्लांट C4 प्लांट होता है, C3 प्लांट नहीं है, इसलिए ये ऐसा कुछ ट्रिक नहीं बन पाया। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो कॉर्न प्लांट है C4 प्लांट है, और ये 3 लीटर वाटर पर डे एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा एक और दिया है मस्टर्ड प्लांट, वो कितना वाटर लेता है, अपने वेट के इक्वल्स, एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल्स टू इट्स वेट, अपने वेट के इक्वल वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये 2 फैक्ट और थे, ये सारे फैक्ट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि जितना वाटर एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, प्लांट जितना वाटर रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है उन सारे वाटर में से लेस देन 1%, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, लेस देन 1%, और ये पॉइंट मैंने फोटोसिंथेसिस में भी बताया हुआ है कि लेस देन 1% H2O जो एब्जॉर्ब हुआ है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, रेस्पायरेशन में यूज होगा, और प्लांट ग्रोथ में यूज होगा। और मोस्ट ऑफ H2O क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ मतलब क्या हो गया, मोर देन 99%। अगर लेस देन 1 यूज हुआ तो बचा कितना, 100 में से माइनस कर दीजिए, तो मोर देन 99% H2O क्या हो जाता है, इवापोरेट्स फ्रॉम लीव्स, लीव्स से इवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया उसमें से लेस देन 1% वाटर ही यूज होता है, और बाकी वाटर इवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। अगर ऐसे समझाएं, देखिए सपोज कीजिए कि प्लांट ने 1 लीटर वाटर एब्जॉर्ब किया, मींस 1000 ml वाटर एब्जॉर्ब किया, तो इस 1000 ml में से प्लांट सिर्फ और सिर्फ 1 ml वाटर को मैक्सिमम यूज करेगा। यहाँ आप देखिए लेस देन 1% लिखा है, सॉरी 1 ml नहीं, देखिए 1000 ml वाटर अगर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया तो इसमें से 10 ml वाटर से भी कम वाटर को वो यूज करेगा। 1000 ml अगर उसने एब्जॉर्ब किया तो 10 ml से कम वाटर को ही वो यूज कर पाएगा, और बाकी का जो 990 ml वाटर होगा वो ट्रांसपिरेट हो जाएगा लीव्स के थ्रू। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में वो ट्रांसपिरेट
हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट पॉइंट थे। इसके बाद आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है प्लांट वाटर रिलेशन में। देखिए टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं हमें प्लांट वाटर रिलेशनशिप में। तो पहला हमें पढ़ना है वाटर पोटेंशियल, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, देन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर फोर्थ पॉइंट प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बिबिशन है। बट आज हम यही 3 पॉइंट इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा तो इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आज 3 ही टॉपिक हो पाएगा और बाकी का 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये तीनों टॉपिक थोड़ा सा आपस में इंटर रिलेटेड होता है और ये दोनों तो इससे इंटर रिलेटेड नहीं है इतना, मीन्स ये अलग से समझा जा सकता है। तो आइए आज का लेक्चर हम वाटर पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल होता क्या। ये देखिए मैंने तराजू बना रखा है बैलेंस को। अब ये क्यों बनाया है? सिर्फ वाटर पोटेंशियल को फील दिलाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। समझिए थोड़ा सा। आप मानिए कि मैंने सपोज कीजिए कि इसके एक साइड पे मैंने 7 kg वीट को रख दिया। 7 kg वीट मीन्स गेहूं को रख दिया, और एक साइड पे हमने 5 kg सपोज कर लीजिए वीट को रख दिया। 5 kg वीट को रख दिया, एक साइड पे 7 kg और एक साइड पे 5 kg वीट को रख दिया। तो रिजल्ट क्या होगा? इधर वाला साइड हल्का सा डाउनवर्ड हो जाएगा और इधर वाला साइड अपवर्ड रहेगा। ऐसा होता है नॉर्मली, हमने ये सब देखा हुआ है मार्केट में। तो यही होगा ना, अगर हमने जिधर ज़्यादा वेट रखा हुआ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और जिधर कम वेट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं? आप अब सोचिए, ये जो दोनों हैं इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं? बराबर करने का एक ही तरीका है कि हम इसमें से वीट निकाल करके इस वाले प्लेट में ला करके रख दें। हम इसमें से वीट को निकालें और इस वाले प्लेट में ला करके ड्रॉप कर दें, तो क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मींस इक्विलिब्रियम का कंडीशन तब आएगा जब दोनों में इक्वल अमाउंट होगा। जब दोनों में इक्वल अमाउंट होगा, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमने क्या किया? हायर मास से लोअर मास की तरफ ट्रांसफ़र किया। हायर मास से लोअर मास की तरफ ट्रांसफ़र किया। अब आइए इसे हम वाटर पोटेंशियल से थोड़ा बायोलॉजी में समझते हैं। देखिए ये 2 सेल हैं, अगर आप ये समझ लीजिए एडजेसेंट सेल हैं, अगल बगल के सेल हैं प्लांट में। ये 2 हमने सेल बनाए हैं और दोनों ही अगल बगल के सेल हैं, ठीक है, अगल बगल के दोनों सेल हैं। अब वाटर पोटेंशियल में मेनली हमें वाटर का मूवमेंट समझना होता है, सॉल्यूट से हमें कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे अभी वाटर का मूवमेंट समझना है। तो वाटर पोटेंशियल में देखिए होगा क्या? जिस सेल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिस सेल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा उस सेल से दूसरे वाले सेल में वाटर का मूवमेंट होगा। अगर हमने बोला कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का अमाउंट इन कंपैरिजन टू दिस सेल कम है, वाटर का अमाउंट मैंने रिलेटिव बताया है। रिलेटिव मीन्स इन दोनों के आपस में कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो होगा क्या? ये वाटर का मूवमेंट होगा ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन की तरफ से कम वाले कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे हमने वेट के हिसाब से बताया, हमने ये जो बैलेंस था यहाँ पे वेट के हिसाब से बताया, बट हम सेल में ये डायरेक्ट वाटर का कंसंट्रेशन पता नहीं कर सकते। सेल में हम डायरेक्ट वाटर का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है किस में कम है ये पता नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक जैसे यहाँ पे टर्म होता है मास, उसी तरीके से बायोलॉजी में एक टर्म है वाटर पोटेंशियल, जिसके हेल्प से हम मूवमेंट ऑफ वाटर को डिफाइन करते हैं। किसी 2 सेल में मूवमेंट ऑफ वाटर को हम इसी की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? हायर वाटर पोटेंशियल से
लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का फ्लो होगा। जैसे यहाँ पे हायर मास से लोअर मास में फ्लो हुआ तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आया, उसी तरीके से यहाँ पे भी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का फ्लो होगा, तब जाकर के दोनों सेल के बीच में इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल का ये हमने समझाने की कोशिश किया, फील दिला दिया कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है। तो आइए इस टॉपिक को अब हम लोग एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम फोर्स को फिजिक्स में F से इंडिकेट करते हैं, मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं, उसी तरीके से वाटर पोटेंशियल को भी जैसे मास को M से इंडिकेट करते हैं, ऐसे ही वाटर पोटेंशियल को एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ग्रीक सिंबल से। वो सिंबल क्या है? डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई से। ये त्रिशूल की तरह होगा शिव जी के, और इससे हम क्या पढ़ते हैं? PSI, साई पढ़ते हैं, इसी से इसे डिनोट किया जाता है। ये क्या है? ग्रीक सिंबल है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हुआ। इसके बाद सेकंड पॉइंट, जिस तरीके से फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? kg मीटर पर सेकेंड। और मास का यूनिट क्या होता है? kg होता है। उसी तरीके से वाटर पोटेंशियल की भी एक यूनिट होती है, वाटर पोटेंशियल की भी एक यूनिट होती है, वो प्रेशर की यूनिट होती है, दैट इज पास्कल, या फिर तो बार के यूनिट में हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट, दैट इज प्रेशर यूनिट में क्या हो जाएगा? पास्कल, PA और बार। इस यूनिट में हम वाटर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, आइए और डिटेल में वाटर पोटेंशियल को समझते हैं। ये तो उसका हमने सिंबल देख लिया और यूनिट देख लिया। अब एक्चुअल में ये होता क्या है उसे समझते हैं। ये हमने समझाने के लिए इतना यूज़ किया था, आप नोट नहीं कीजिए इसे, कोई यूज का नहीं है ये। देखिए, वाटर पोटेंशियल का सबसे पहले तो मैं डिफिनेशन लिखता हूं। इसका मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। और ये डिफिनेशन हमें और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आइए इस डेफिनेशन को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर तो जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री फिजिक्स में कि जो वाटर मॉलिक्यूल या फिर तो गैसियस मॉलिक्यूल हैं उनमें रैंडम मोशन होता रहता है, रैंडम मोशन होता रहता है। और आपको पता है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल पॉजेज, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल पॉजेज, KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी। आप पूरा लिखिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए, वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, रैंडम एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी है। अब इस फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, आइए थोड़ा समझते हैं। इसमें आपको फील करना है, एक्सप्लेन तभी होगा। देखिए, फ्री एनर्जी क्या मतलब है? आप सपोज कीजिए कि हमने ये दो सेल लिया और एक सेल में आप सपोज कर लीजिए कि मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल लिए, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, H2O करके मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए। और दूसरे वाले चैम्बर में भी या फिर तो सेल में हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल लिए। ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे भी लिया, 10 यहाँ पे भी लिया। तो इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में है, इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में
हैं। बट अगर हमने इस 10 वाटर मॉलिक्यूल में, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हमने इस 10 वाटर मॉलिक्यूल में 2 सुक्रोज का या फिर तो 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डाल दिया, मतलब चीनी हमने इसमें थोड़ा सा मिला दिया, इसमें हमने चीनी मिला दिया थोड़े अमाउंट में, तो होगा क्या? देखिए मैं नेक्स्ट इसका रिजल्ट बनाता हूँ तो क्या होगा। देखिए दोनों सेल उसी तरीके से रहेंगे, बस अंतर ये होगा कि पहले वाले में वाटर मॉलिक्यूल 10 रह जाएंगे। अब 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे, ये आपस मोशन कर रहे होंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये मूव कर रहे होंगे। बट अगर हमने जब 2 सुक्रोज मॉलिक्यूल मिला दिया तो इस 10 में से कुछ वाटर मॉलिक्यूल इस सुक्रोज के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। फील कीजिए इस बात को, इस सुक्रोज के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाएंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि 4 वाटर मॉलिक्यूल इस सुक्रोज के साथ आके जुड़ गए हैं। दिख रहा है आपको? हमने सपोज किया कि 4 वाटर मॉलिक्यूल आकर के इस सुक्रोज के साथ जुड़ गए हैं, तो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल कितना है? फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना है? 6 है। तो यही है फ्री एनर्जी, यही है फ्री एनर्जी। इस टाइम देखिए यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है। तो फ्री एनर्जी आप देख रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा है? फ्री एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से समझिए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब मैं बोल रहा हूँ फ्री वाटर। फ्री वाटर इस सेल में ज़्यादा है और इस सेल में फ्री वाटर कम है। अब आप खुद बताइए कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? तो इस वाले सेल से इस वाले सेल में वाटर का मूवमेंट होगा। तो मतलब क्या हुआ? आप समझने की कोशिश, क्या आप समझ पा रहे हैं कि फ्री एनर्जी को सॉल्यूट डिक्रीज करता है? सॉल्यूट फ्री एनर्जी को डिक्रीज करता है। आप सॉल्यूट में कुछ भी डालिए, सुक्रोज डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, चीनी, नमक, वो फ्री एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आया? तो आइए आगे हम लिखते हैं। इस फ्री एनर्जी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अभी जब ये टॉपिक खत्म होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, इसी को हम लोग केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। केमिकल, ई लिख दे रहा हूं मैं, ई इज फॉर एनर्जी ऑफ वाटर। और इसी को, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है, इसी को हम अपने बायोलॉजी के टर्म में वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। यही क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये इतना पॉइंट आप समझ रहे हैं? ये जो वाटर पोटेंशियल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? फ्री वाटर है, ध्यान दीजिए, फ्री वाटर यहाँ पे होगा। इस कंसंट्रेशन का मतलब है फ्री वाटर। ये जो वाटर पोटेंशियल होगा उस सेल का ज़्यादा होगा जहाँ पे फ्री वाटर ज़्यादा होंगी। हमने देखा यहाँ पे कि फ्री वाटर इस सेल में ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और इस सेल में फ्री वाटर कम है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। और एक पॉइंट हमने देखा कि सॉल्यूट ने क्या किया? अब पहले इनिशियल केस में देखिए दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल था। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल केस में हमने इसीलिए बनाया ये कि दोनों का वाटर पोटेंशियल इनिशियली इक्वल है। 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी हैं, 10 यहाँ भी हैं, बट सॉल्यूट ने क्या किया? इसके वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया। सॉल्यूट ने इसके वाटर पोटेंशियल को कम कर दिया। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे और लिख सकते हैं कि ये जो वाटर पोटेंशियल है या फिर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। कहीं ये ऐसे किसी बुक में नहीं दिया हुआ है इन्वर्सली डायरेक्टली करके, ये सिर्फ आपको याद करने का तरीका एक मैं बताया हूँ। बुक में ऐसे लिखा है कि आप अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। बुक में इस तरीके से लिखा है, ठीक है।
मैंने ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए बताया है, और आप ऐसे लिख के समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि ये जो वाटर पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के, मींस फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को फ्री वाटर बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है। इस पैरे में बहुत मतलब घुमा फिरा के इधर उधर करके लिखा हुआ है। मैं जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा है कंसंट्रेशन का मतलब है फ्री एनर्जी या फिर तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल। जितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतना ही रैंडम मोशन होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा और वही फ्री एनर्जी होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, फ्री एनर्जी है। हम पढ़ के भी दिखाएंगे, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा पर एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आइए, इसे थोड़ा सा हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक प्योर वाटर के लिए देखते हैं और एक ऐसे वाटर जिसमें हमने कुछ अमाउंट में सॉल्यूट मिला दिया है। ये नेक्स्ट पेज में अब हम बना लेते हैं। आपके पास स्पेस हो तो वहीं बनाइएगा, वरना नेक्स्ट पेज में आ जाइए। देखिए एक हमने बनाया प्योर वाटर, एक तरफ हमने लिखा प्योर वाटर, और अब आप बताइए प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होगा, मैक्सिमम होगा। प्योर वाटर हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मैक्सिमम कंसंट्रेशन मतलब उसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे सब के सब फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे, फ्री एनर्जी के फॉर्म में होंगे। आप फ्री एनर्जी टर्म को लेके चलिए। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री एनर्जी है। प्योर वाटर में क्या होंगे, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा, मतलब मैक्सिमम फ्री वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिख दें क्या ऐसे, मैक्सिमम फ्री वाटर मॉलिक्यूल होगा, या फिर तो मैक्सिमम फ्री एनर्जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। और अगर आपने क्या कर दिया, सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें एडेड कर दिया या फिर तो प्योर वाटर में ऐड कर दिया, तो क्या होगा देखिए, इफ सम AMT मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन प्योर वाटर। आपने क्या किया, प्योर वाटर में सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर दिया, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, या फिर तो और कोई सॉल्यूट है आपके पास आपने डाल दिया। कॉमनली तो यही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चीनी और नमक घर पे पड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा देखिए, यहाँ पे प्योर वाटर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, मैक्सिमम फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज मैक्सिमम KE काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर होगा, मैक्सिमम केमिकल एनर्जी ऑफ वाटर होगा, केमिकल एनर्जी ऑफ वाटर होगा, दैट इज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा। आप अब एक पॉइंट यहाँ से याद ही कर लीजिए कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। ठीक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर होगा, या फिर तो मैक्सिमम केमिकल एनर्जी बोलिए, या फिर तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल बोल लीजिए। इतना पॉइंट आपको क्लियर है। ये मैक्सिमम जो केसेस है, अगर आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा इस केस में, आइए देखते हैं। सॉल्यूट डालते ही इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ एसोसिएट हो गए, सॉल्यूट के साथ जुड़ गए। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। देखिए मैं अभी दो एरो बना रहा हूँ डाउनवर्ड, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और क्या लिख सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। आइए इसी में हम अब और सॉल्यूट डालते हैं, मतलब इफ सम मोर सॉल्यूट इज एडेड। इसी जो हमने सॉल्यूशन था, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया ना, इसी में हमने इफ सम मोर सॉल्यूट
इज एडेड, इसी में हमने क्या कर दिया, सम मोर सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूट डालने की कोशिश की। अब क्या रिजल्ट होगा थोड़ा सा समझिए। अब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि और वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे। देखिए मैं अब यहाँ पे 4 एरो बना रहा हूँ, समझिए यहाँ पे अब मैं 4 एरो बना दिया, यहाँ पे 2 बनाया था, मतलब डिक्रीज तो हुआ है, बट इन कंपैरिजन टू दिस केस कम डिक्रीज हुआ है। सब फील कीजिए, सिर्फ उस जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसी सब कुछ आपको फील आएगा। यहाँ पे अब लिख सकते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी क्या होगा, केमिकल एनर्जी डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, मतलब महा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इसके अलावा वाटर पोटेंशियल भी आप पूरा लिख लीजिए, मैं POT लिख दिया हूँ, ये भी महा डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। इसके अलावा आप कोई भी सॉल्यूशन लीजिए, उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, आप कोई भी इसके अलावा सॉल्यूशन लीजिए, उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से तो कम होगा, उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होगा। तो इन पॉइंट्स को अब यहाँ पे लिख लिया जाए 3-4 पॉइंट बना करके। जितना भी मैंने पॉइंट्स बोला है कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। इसके अलावा इसका प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आइए पहले अब लिख लिया जाए। हेंस सबसे पहला पॉइंट, अभी तक हमने जो समझा उसी में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर रहे हैं। हेंस वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की मैक्सिमम होगी। अब देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस वैल्यू को डिफाइन किया गया है। जैसे 1 kg क्या होता है वेट, ये भी डिफाइन किया गया है। इसके अलावा 1 मीटर क्या होता है, उस चीज़ को भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे हर एक यूनिट्स को कैसे डिफाइन किया गया है। मास को किससे, कार्बन 12 के कितने मॉलिक्यूल से, 5.0 कुछ ऐसे करके था ना, 10⁻25 है ना। तो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उस तरीके से वाटर पोटेंशियल के मैक्सिमम वैल्यू को भी डिफाइन किया गया है। वो कैसे डिफाइन किया गया है देखिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। डिफाइन करने के लिए पहले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर which is not under any external pressure except atmospheric pressure, ATMOSPHERIC प्रेशर। देखिए एनसीईआरटी में ये लाइन तो लिखी है बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। टॉपिक के एंड में मैं बताऊंगा कि कंफ्यूज कहाँ पे किया है। तो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो, इज टेकन टू बी ज़ीरो, इज टेकन टू बी ज़ीरो। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 माना गया है, पर कंडीशन क्या है वो कंडीशन मैं बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले तो मैं एनसीईआरटी में दिखा दूँ। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी ज़ीरो। यहाँ पे लिखा है विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, तो इसको मैंने शुरू में P इज इक्वल टू 0 समझा था, बट अगर आप आगे पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियर पता होगा कि विच इज़ नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये मैं अभी आगे क्लियर करूँगा, पर अभी आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए कि ये जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है आप बताइए। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर तो 273 केल्विन।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, विच इज नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना लग रहा हो एक्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सिर्फ उस पर क्या प्रेशर लगे, PRESSURE, सिर्फ उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगे तो उस केस में वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 माना गया है। तो आप देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर इतना है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 atm प्रेशर है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं केमिस्ट्री टर्म पे, STP पे। STP कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है अपने बायो में, बट ये मैं सिर्फ समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्योंकि इतना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात हो रही है, तो एट STP वाटर पोटेंशियल को किस पे डिफाइन किया गया है, कंडीशन क्या है, मैं इस पूरे लाइन को अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि एट STP वाटर पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ किसका, प्योर वाटर का 0 होगा। ऊपर जो लाइन लिखी है उसी लाइन को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये बाकी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है एक्सटर्न विच इज़ नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल प्रेशर, बट NCERT में थोड़ा सा छुपा के लिखा हुआ है। कैसे छुपाया हुआ है इस टॉपिक के एंड में एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक पॉइंट कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस कंडीशन में, और उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने 0 माना है। अगर मैक्सिमम को 0 मान लिया तो आप बताइए कि अगर जो सॉल्यूशन का कम होता है ना, हमने बताया कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर से कम होता है, तो अगर प्योर वाटर का 0 है तो सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मींस वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज निगेटिव। वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन का कैसा माना गया, कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि जो हमने कन्वेंशन बनाया हुआ है उसमें ही हमने प्योर वाटर को 0 सपोज कर लिया है। इसी तरीके से फिजिक्स में हम लोग देखते हैं या फिर केमिस्ट्री में जब एटॉमिक वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एनर्जी को हम देखते हैं कि एनर्जी नेगेटिव में होता है। जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी को आपने देखा था वो नेगेटिव में होता है, या फिर तो एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी 0 हो सकती है तो बाकी एनर्जी तो उससे कम ही आएगी ना, मीन्स निगेटिव आती है। वो तो केमिस्ट्री की बात थी, मैं भी पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो ये क्या है, यहाँ पे प्योर वाटर का 0 माना है तो सॉल्यूशन का नेगेटिव आएगा। इसी को मैं सेकंड पॉइंट में लिखता हूँ कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज, जो आप बोल रहे हैं नेगेटिव, लिख देते हैं। एक पॉइंट हमने बनाया, अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ इज नेगेटिव। ये पॉइंट अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन का नेगेटिव होगा तो दैट इज, इसके आगे मैं लिख दूँ कि ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है ऑल सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, ऑल सॉल्यूशन। तो इसी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नोट कर देता हूँ कि ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। प्योर वाटर से कम वाटर पोटेंशियल होगा सारे के सारे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट छोटा सा लिखिए। देखिए नोट पॉइंट में कुछ नहीं है, जो पॉइंट हमने लिखा है उसी से क्वेश्चन है एक तरीके का कि जो वाटर पोटेंशियल है किसका ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर और सॉल्यूशन मतलब इसमें तो सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वाटर पोटेंशियल सॉल्वेंट का है, मैं ब्रैकेट में करके सॉल्वेंट नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और वाटर पोटेंशियल ऑफ कोई भी सॉल्यूशन हो, जो मैंने 2 पॉइंट लिखा उसी का यहाँ पर निचोड़ है एक तरीके से। ये वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने बताया था, देखिए कोई भी मूवमेंट हो, आपको पता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मूवमेंट होता है। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी कोई भी चीज़ हो ट्रांसफ़र होगी हाई एनर्जी से
लो एनर्जी की तरफ। तो वाटर पोटेंशियल एक तरीके का एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में है। तो ये भी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल वाटर का मूवमेंट होता है। देखिए हमने जो अभी एग्जांपल लिया था, आपने देखा कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, यहाँ पे नेट 6 मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, क्योंकि बाकी के 4 मॉलिक्यूल 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड हो गए। तो यहाँ पे जब 10 मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है तो इधर पे एनर्जी कम है, और हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वाटर का फ्लो होगा, मीन्स हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मूवमेंट ऑफ MOVE, पढ़ने का मोटिव ही यही है कि हमें मूवमेंट ऑफ वाटर निकालना है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, हाई वाटर पोटेंशियल को अब ऐसे लिखते हैं साई W, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होगा, या फिर तो आप इसे ही लिख सकते हैं, हाई केमिकल एनर्जी टू लो केमिकल एनर्जी, हाई केमिकल एनर्जी टू लो केमिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ पे होगा। तो आप बताइए, अगर मैंने यहाँ पे एक चैम्बर बनाया, एक तरफ हमने सॉल्वेंट लिया और एक तरफ हमने सॉल्यूशन लिया, एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल 0 आएगा और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निगेटिव आएगा। तो आप बताइए वैल्यू कौन सी बड़ी है, 0 बड़ी है या फिर तो -2 या -3 -5, कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो वैल्यू 0 बड़ी होगी, क्योंकि ये सारे वैल्यूज़ निगेटिव में है। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा, और यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विथ हाई एनर्जी to one with lower energy. Thus, water will move from the system containing water at higher water potential to one having low water potential. इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा, हाई केमिकल एनर्जी टू लो केमिकल एनर्जी की तरफ होगा। तो एक छोटा सा नोट हो जाए कि ये मूवमेंट रुकेगा कब, आखिर ये मूवमेंट कब रुकेगा? ये मूवमेंट तब रुकेगा जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में समझा रहा था, एग्जाम्पल में बार बार समझाऊंगा, फिर से लिखते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 10 फ्री मॉलिक्यूल हैं इधर, और इधर 6 फ्री मॉलिक्यूल हैं, बाकी के 4 तो यहाँ से अटैच हो गए थे ना, इस 2 सॉल्यूट से बाकी के 4 अटैच हो गए थे, एसोसिएट हो गए थे, 6 बचा है। तो ये मूवमेंट आखिर कब तक होता रहेगा? आप इस 10 में से 2 निकालिए और इस 6 वाले को भेज दीजिए, इस 10 में से 2 निकालिए और 6 वालों को भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8। इक्विलिब्रियम का कंडीशन पहुँचते ही मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 2 चैम्बर विल हैव सेम वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम के टाइम में 2 चैम्बर विल हैव सेम वाटर पोटेंशियल। देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, एट इक्विलिब्रियम 2 चैम्बर शुड हैव सेम, साई W लिख दूं,
मीन्स वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात कर रहा है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो उस केस में दो चैम्बर का वाटर पोटेंशियल सेम होगा। तो अभी तक जो हमने फ्लो से वहाँ फ्लो डायग्राम से पढ़ा था उसमें से यही चार पॉइंट निकल के आए थे, 3 पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट को हमने अच्छे से नोट कर लिया। इसके बाद आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वाटर पोटेंशियल के बारे में अभी हमने थ्योरेटिकल डिटेल लिया, अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल डिटेल लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसके कंपोनेंट क्या होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट वाटर पोटेंशियल का ही हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का कंपोनेंट। इसके पहले देखिए ये पहले वाला लेक्चर से, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, इन्वर्सली है ना। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि किसी सॉल्यूशन में हमने ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा, उसका वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल आइए देखते हैं। फॉर्मूला को याद करने का हम ट्रिक भी यहाँ पे बता देंगे। देखिए कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल दो होते हैं, एक हुआ सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा हुआ प्रेशर पोटेंशियल। ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। अभी इन्हें हम समझेंगे भी। ये सॉल्यूट पोटेंशियल है, ऐसे लिख देते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल को POT ही लिखते हैं, आप पूरा लिख लीजिए। ये हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल, ये हो जाएगा प्रेशर पोटेंशियल। इतना आपको समझ में आ रहा है। कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल दो हो जाएंगे। अब ये कंपोनेंट कैसे होते हैं देखिए, वाटर पोटेंशियल इज एडिशन ऑफ या फिर तो सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद जाके वाटर पोटेंशियल टॉपिक एंड होगा। तो उससे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब अगर ये फॉर्मूला आप भूल जाए तो आप एक इंसेक्ट वास्प को याद कर लीजिएगा। वास्प को मीन्स वाटर पोटेंशियल, W इज फॉर वाटर पोटेंशियल इज एडिशन ऑफ। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा कि दोनों के बीच में। ये भी अगर आपका रिवीजन नहीं है तभी ऐसा कंफ्यूजन होता है, वरना रिवीजन करने वाले को तो कभी नहीं होगा। तो वाटर पोटेंशियल इज एडिशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट पेज ले लें, थोड़ा सा यहाँ भी लिख लिया जाए। पहला हो जाएगा, ये 8 नहीं है, ऐसा लिख रहा था 8 लिखा गया, सॉल्यूट पोटेंशियल। तो इससे पहले अभी आपने मुझे क्या बताया, देखिए आपने बोला कि जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे यही बोला है हमसे कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे कि सॉल्यूट पोटेंशियल को जानने के लिए कि अगर हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो इस केस में वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। इतना पॉइंट हमने जो बोला था उसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक नेक्स्ट पेज में मैं पहले वाले टॉपिक से कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए ये मैं यहाँ बता रहा हूँ पर आगे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद एक बार रिवाइज करूँगा, ठीक है। देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा पर आपको एकदम फील आ जाएगा। हमने बताया था कि वाटर पोटेंशियल STP पे 0 होता है। 0 क्यों होता है? पहली बात तो देखिए प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ कि ये प्योर वाटर है, मतलब प्योर वाटर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट पोटेंशियल दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। तो प्योर वाटर में क्या होगा, सॉल्यूट तो बिल्कुल नहीं है, सॉल्यूट बिल्कुल नहीं है प्योर वाटर में। तो प्योर वाटर में सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 हो गया।
प्योर वाटर में सॉल्यूट पोटेंशियल 0 हो गया और हमने यहाँ पे प्रेशर कितना लिया है, देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 एटीएम प्रेशर पे फॉर्मूले में देखिए वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब ये वैल्यू 0 कब होगा, ये जो साई डब्ल्यू है ये 0 कब होगा, जब तभी 0 होगा जब ये वैल्यू भी 0 हो और ये वैल्यू भी 0 हो। इसका मतलब है प्योर वाटर में हमने सॉल्यूट तो नहीं ऐड किया तो सॉल्यूट पोटेंशियल 0 होगा और प्योर वाटर में 1 एटीएम प्रेशर पे सॉल्यूट पोटेंशियल भी 0 होता है। ये क्या हमने बोल दिया, देखिए एनसीईआरटी में यही लिखा है पर अच्छे से नहीं लिखा है। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया तो उस केस में साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस होता है। वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होगा, मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है दिस इज बिकॉज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई पी इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं क्या आप, ये एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई पी इक्वल्स टू 0। मैंने यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि 1 एटीएम प्रेशर पे देखिए प्योर वाटर का 0 क्यों आया, क्योंकि प्योर वाटर में पहले तो सॉल्यूट नहीं है, प्योर वाटर में सॉल्यूट नहीं है पहला पॉइंट, इसलिए साई एस 0 है। प्योर वाटर में 1 एटीएम प्रेशर पे प्रेशर पोटेंशियल भी 0 होता है। आपको क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये सारे पॉइंट सिर्फ आपको फील आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और ये सारे पॉइंट कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलने वाला। तो आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं, अपना पुराना देखते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट तो ये क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, अगर ये हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मान लें, इसको मैं थोड़ा और पूरा कर दूं कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ये काम कर रहे हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम ये काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे साई पी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम सॉल्यूट पोटेंशियल को अच्छे से समझ सकते हैं। इस फॉर्मूले में मैंने साई पी को 0 कर दिया तो अब इस सॉल्यूट पोटेंशियल को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया साई पी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ाया तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, कॉपी अच्छे से रख लें, कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ाया तो रिजल्ट क्या होगा, साई डब्ल्यू घट जाएगा। यही पॉइंट हमने लिखा था। तो ये साई डब्ल्यू जो घटेगा, यहाँ पे ये देखिए, अब ये बात हो रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हमने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात किया तो हुआ क्या, यहाँ पे साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस हुआ प्लस साई पी, जो कि साई पी हो गया 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इस केस में साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस आया। साई डब्ल्यू मीन्स वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल आया। जब हमने सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो वाटर पोटेंशियल घट गया और यही जो वैल्यू घटी हुई वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए दोनों इक्वल हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो वाटर पोटेंशियल घट गया और यही लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन लिखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग, ये जो वैल्यू कम हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया तो जो लोअरिंग हुई उसी को हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, उसी को हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। ये मैंने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात किया, बट ये किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे भी हो सकता है। थोड़ा मैं शायद ओवर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाएं फिर बोलें कि समझ में ही नहीं आया। देखिए अगर किसी हम प्रेशर पे बात करें, किसी प्रेशर पे आप मान लीजिए कि प्रेशर पोटेंशियल साई P1 था।
साई P1 था तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P1 होगा, ये फॉर्मूला होगा। और अगर सेम प्रेशर पे हमने कुछ अमाउंट में जो सॉल्यूट और डाल दिया, कुछ सॉल्यूट हमने और डाल दिया और उस सॉल्यूट की वजह से जो लोवरिंग हुई, सेम प्रेशर पे काम हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर ही तो है। हम कांस्टेंट प्रेशर पे अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो लोवरिंग होगी तो इसी वजह से होगी ना। आपने कांस्टेंट प्रेशर पे क्या किया, सॉल्यूट डाला। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने सॉल्यूट को डाला तो वाटर पोटेंशियल तो कम होगा ही, पर जो कम हुआ है वो इसके वजह से ही होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी ना। आप 2-3 बार रिपीट करके सुनिए, समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे ये कांस्टेंट रहेगा, और अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसकी जो लोवरिंग होगी, इसमें जो कमी आएगी सिर्फ इसी वजह से तो आएगी। ये समझाने का 2 अलग अलग तरीका था। इसमें जो लोवरिंग आएगी ये इसी से आएगी। आप कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए या फिर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही देख के आप समझ लीजिए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये इतना डीप में नीट में आएगा नहीं, पर एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से नहीं क्लियर किया है। लिखा सारा पॉइंट है बट सीक्वेंस में वो नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। पढ़ के एक बार अगर किसी को समझना हो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसे। तो यहाँ पे हम वो डेफिनेशन लिख देते हैं। अब डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोवरिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोवरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन। यहाँ देखिए किसी प्रेशर पे बात नहीं किया है, इसने प्रेशर को कांस्टेंट माना है बट एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ solute is known as psi s लिख दे रहा हूँ, मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल इसी को बोलते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्या समझ में आ रहा है? अब ये लोवरिंग है तो ये निगेटिव वैल्यू होती है, जो सॉल्यूट पोटेंशियल है ये निगेटिव होती है। आइए इसको आगे की तरफ मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। इतना पहले आप समझिए कि अगर हमने सॉल्यूट डाला तो उस केस में जो लोवरिंग होगी उसी को हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे, उसी को हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। अब आइए एक नोट पॉइंट देखिए। नोट पॉइंट में मैं ये लिखता हूँ कि ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल है इसी का दूसरा नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है। सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, इसी का दूसरा नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये दोनों टर्म लिखा है एनसीईआरटी में, सॉल्यूट पोटेंशियल भी समझाया है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी समझाया है, बट दोनों सेम चीज़ को बोलते हैं। ये नहीं लिखा है, ये मैंने कुछ अलग रेफरेंस बुक में पढ़ करके तब समझा। अभी तो मैं बुक यहाँ पे लिया नहीं हूँ, वरना दिखा भी देता। आप चेक कर लीजिएगा किसी भी बुक में कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वही है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट देखिए। ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ये जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, या फिर तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल बोल सकते हैं। ये नेगेटिव ऑफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, निगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। ये पॉइंट एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है मैं दिखा देता हूँ। ये पॉइंट लिखा हुआ है, सब तितिर बितिर करके लिखा है। ये देखिए, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर भी ये कंप्लीट पढ़ लीजिए। फिर जब आप रिवाइज करेंगे, जब मैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी पढ़ा दूंगा और आप एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट। साइन अपोजिट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव और ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर तो सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। निगेटिव ऑफ
ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इसे मैं आपके आगे लिख सकता हूँ, देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर तो ब्रैकेट में सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर तो ब्रैकेट में सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन इनटू में गैस कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर। ये हो गया ऑस्मोटिक पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला, या फिर तो इसी को ऑस्मोटिक पोटेंशियल को साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। और सॉल्यूट पोटेंशियल इसी तरीके से निकलेगा, एनसीईआरटी में लिखा तो है बट थोड़ा सा अलग अलग करके अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, मतलब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ बाहर का, सब एनसीईआरटी का है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन निगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं आप देखिए। यहाँ से एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, निगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल निगेटिव होगा, और सी यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और दूसरा पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। एक पॉइंट तो हमने पहले लिखा था कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे वाटर पोटेंशियल घटेगा। एक पॉइंट ये भी है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे सॉल्यूट पोटेंशियल भी घटेगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है ना। आपने सपोज कीजिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया 2 टाइम्स, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर -2 कर दिया, या फिर तो पहले -2 -4 कर दिया, -2 था, आपने सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ा करके 4 कर दिया। समझिए इसे 2 इंटू में R इंटू में T, R इंटू में T, ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, जिसे आप तो फील कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है पहले 2 था, मैंने 4 कर दिया, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस इतना हो जाएगा और निगेटिव में ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो निगेटिव में ज़्यादा वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कम होती है, -2 -4, ये निगेटिव में ज़्यादा वैल्यू है बट ये लेस देन -2 है। तो इसलिए जब आप सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल घटता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ाया तो सॉल्यूट पोटेंशियल घटेगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, डायरेक्ट लाइन लिख दिया है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। देखिए द मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर मोर नेगेटिव इज दिस सॉल्यूट पोटेंशियल। इसने लिख तो दिया है बट कैसे एक्सप्लेन नहीं किया है। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक, ये तो आगे की बात है, ये लाइन देखिए द मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होगा उतना ही लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। मैं समझा यही पॉइंट्स रहा हूँ बट थोड़ा एक्सप्लेन करके, आप चाहिए तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, इतना डीप में तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल घट जाएगा। इसके बाद अब मैं वही लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव आती है, इसीलिए सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल भी निगेटिव आता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको अच्छे से समझना होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस कंडीशन पे प्रेशर पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये याद रखिएगा। देखिए याद क्या रखना है, इतना मैंने जो एक्सप्लेन किया अगर नहीं याद हो पा रहा है आपसे तो ये याद रखिए, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होगा और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे सॉल्यूट पोटेंशियल घटता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे सॉल्यूट पोटेंशियल घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, तो इसलिए घटता है। तो इतना हो गया हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्रेशर पोटेंशियल, और यही प्रेशर पोटेंशियल का कंपोनेंट पढ़ करके ये वाटर पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
प्रेशर पोटेंशियल। देखिए प्रेशर पोटेंशियल में तो सबसे पहले यही लाइन लिखते हैं कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। और अगर हमने प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, ये प्रेशर हम कहाँ का देख रहे हैं, सेल के अंदर का प्रेशर देख रहे हैं कि सेल के अंदर कितना प्रेशर है। अगर प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे करेंगे, फिर एक पॉइंट हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखा, दूसरा अगर हमने प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे करेंगे। आप सेल के अंदर में वाटर भर दीजिए, जैसे आप बैलून का एग्जांपल लीजिए, आपने बैलून में क्या किया, वाटर भर दिया। हम बैलून बना देते हैं आपके लिए, ये है बैलून, इसमें आपने वाटर भर दिया, तो ये वाटर जो इसमें मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, ये जो बैलून का वॉल है इस पे प्रेशर लगाएंगे, बैलून के वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, मतलब प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस कंडीशन पे हो जाएगा, प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस कंडीशन पे हो जाएगा। और यही जो अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाते हैं इसी को प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। सेल के अंदर में क्या होगा, अगर सेल के अंदर में बहुत ज़्यादा वाटर आ गया, ये टर्जिट कंडीशन में हो गया, तो टर्जिट कंडीशन में इसमें क्या होगा, बहुत वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को हम लोग टर्गल प्रेशर बोलते हैं। टर्गल प्रेशर लगाएगा और वही टर्गल प्रेशर को ही हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर पोटेंशियल दूसरा नाम है टर्गल प्रेशर का। अभी मैं दिखाऊंगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है, बट कैसे लिखा है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो प्रेशर लगा रहा है, जो साइटोप्लाज्म ने प्रेशर लगाया वॉल पे, उसे बोला हमने टर्गर प्रेशर, और वॉल ने उसके रिटर्न में जो प्रेशर लगाया, मतलब ये बैलून फूटता कैसे आपको पता है, अगर बैलून के द्वारा लगाया गया प्रेशर उस पे लग रहा प्रेशर के बराबर होगा तो बैलून नहीं फूटेगा, बट बैलून के द्वारा लगाया गया प्रेशर उस पे लग रहा प्रेशर से कम है, मतलब बैलून पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और उतना प्रेशर बैलून एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन के फॉर्म में नहीं दे पा रहा, थोड़ा सा फिजिक्स चला आ रहा है, मतलब उतना प्रेशर नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा, ये बैलून ब्रस्ट कर जाएगा, फुट जाएगा। बट सेल में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली प्लांट सेल में। ह्यूमन सेल तो ब्रस्ट कर जाएगा, अगर ह्यूमन सेल में बहुत ज़्यादा वाटर गया तो वो ब्रस्ट कर जाएगा, बट प्लांट सेल ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल रिजिड होता है। तो होगा क्या, जितना प्रेशर साइटोप्लाज्म वॉल पे लगाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगाएगा, उतना ही प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो साइटोप्लाज्म के द्वारा लगाया गया प्रेशर टर्गल प्रेशर हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लगाया गया प्रेशर वॉल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वॉल प्रेशर, और टर्गल प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर होता है। टर्गल प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर होता है। इसे अभी मैं और समझाऊंगा अच्छे से, पहले यहाँ देखिए, प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, इस कंडीशन पे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा। इस कंडीशन पे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अगर हमने जब हमने सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ा था तो उस केस में प्रेशर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा था। अब जब हम प्रेशर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हम सॉल्यूट पोटेंशियल को कांस्टेंट रख लेते हैं। तो जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो उस टाइम पे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा। प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सेल के अंदर जब वाटर जाएगा, देखिए यहाँ पे तो पहले लिखा है प्रेशर कैन बिल्ड अप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर इंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट होता है और इट मेक्स द सेल टर्जिट। वॉल के अगेंस्ट होता है, इतना पॉइंट यहाँ लिखा है। बाकी पॉइंट पेज नंबर 182 में लिखा है। देखिए, वाटर डिफ्यूजेज इनटू द सेल causing the cytoplasm to build up pressure against the wall that is called turgor pressure। देखिए, दो जगह पे लिखा है, इसी को टर्गर प्रेशर बोलते हैं, और वहाँ पे क्या लिखा है देखिए,
वहाँ पे लिखा है कि ये जो डिफ्यूजन की वजह से प्रेशर हो रहा है बिल्ट अप अगेंस्ट द वॉल, इट मेक्स द सेल टर्जिड। टर्जिड मीन्स होता है फूला हुआ, ये सेल को क्या कर देगा, फूला हुआ कर देगा। और इसी को दिस इंक्रीजेस द प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल लिखा है, वहाँ पे टर्गल प्रेशर लिखा हुआ है, और रेफरेंस बुक में बताया है कि दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। तो मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये जो प्रेशर आखिर प्लांट में कैसे बिल्ड होगा, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और वो जो स्टेटमेंट वहाँ पे कंप्लीट लिखा है उसे लिख देते हैं। व्हेन वाटर, मैं वीडियो को पॉज करके पहले लिख देता हूँ और फिर ऑन कर दूंगा ताकि वीडियो का लेंथ कम हो जाए ना। देखिए यही पॉइंट्स थे। अब मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब इतने के बाद वाटर पोटेंशियल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल में एक बार रीड करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, NCERT से रीड करके भी वाटर पोटेंशियल समझाऊंगा। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है, व्हेन वाटर इंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर बिल्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ। ये सपोज कीजिए वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्गल प्रेशर बोलेंगे, या फिर तो प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होता है ये इंटर्न एक प्रेशर लगाता है जिसे हम वॉल प्रेशर बोलते हैं, और टर्गल प्रेशर इज इक्वल्स टू वॉल प्रेशर होता है। ये दोनों डेफिनेशन आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर ये प्रेशर लगा रहा है तो ये उसके अपोजिट प्रेशर लगा दे रहा है। और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल सेल ब्रस्ट कर जाएगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो एनिमल सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, मीन्स उसमें वो फट जाएगा। तो क्यों फट जाए, क्योंकि वो उतना प्रेशर लगा नहीं पाता है। बैलून वाले एग्जाम्पल समझिए, अगर वो उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा बैलून इंटर्न तो बैलून फूट जाएगा। तो प्रेशर पोटेंशियल यही है कि जब वाटर इंटर करता है सेल में तो एक प्रेशर बिल्ड होता है अगेंस्ट द सेल वॉल। मैंने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, बट यहाँ पे सेल वॉल लिखा है। दोनों ही आप समझ सकते हैं क्योंकि दोनों बहुत पास होते हैं, तो दोनों के अगेंस्ट प्रेशर होगा। प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल, इट मेक्स सेल टर्जिट ड्यू टू टर्गल प्रेशर। ये क्यों होगा, टर्जिट मीन्स होता है फूला हुआ। जैसे आप देखते हैं जब आप कपड़ा धुल लीजिए बहुत कपड़ा धुल लीजिए तो आपके हाथ में क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर चली जाती है, ऑस्मोसिस हो जाता है। वहाँ पे जब वाटर एंटर कर जाता है तो आपका क्या, वो टर्जिट फूल जाता है हल्का सा। टर्जिट मीन्स यही होता है, फूला हुआ। ड्यू टू टर्गल प्रेशर, ये किसके वजह से होगा, टर्गल प्रेशर, क्योंकि सेल में टर्गल प्रेशर क्रिएट हो गया है और टर्गल प्रेशर की वजह से सेल इनलार्ज हो गया है। तो एक पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टर्गल प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इनलार्जमेंट। ये मैं आगे समझाता, बट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये पॉइंट, देखिए द टर्गल प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। अब रिलेट कीजिए तो सारे टॉपिक ये सब रिलेटेड ही हैं, तो इसीलिए यहाँ का ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये क्या हो गया, प्रेशर पोटेंशियल। तो आप समझ रहे हैं ना, प्रेशर पोटेंशियल को ही हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बट कुछ जगह पे नेगेटिव भी होता है। निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल कहाँ पे होगा, जाइलम में होता है। ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मिस हो सकता है पॉइंट। तो जाइलम में प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होगा, मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। उससे पहले देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा आप कंक्लूजन निकाल लिया जाए। वाटर पोटेंशियल हाई से, मैं रिवीजन की तरह एक तरह बता रहा हूँ, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल फ्लो होगा वाटर। उसके अलावा सॉल्यूट पोटेंशियल हमने देखा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके अलावा प्रेशर पोटेंशियल हमने देखा यूजुअली पॉजिटिव होता है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए यूजुअली लिखा है, यूजुअली कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो
थोड़ा सा हम नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब समझते हैं। वाटर पोटेंशियल का दो केस हो सकता है, जीरो हो सकता है और वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। सिर्फ समझाने के लिए है ये। अब चैप्टर क्योंकि ख़त्म है फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है पुलिंग और पॉजिटिव का मतलब होता है पुशिंग। अब आप इससे समझिए। देखिए, अगर ये हमारा सॉल्वेंट था एक तरफ और यहाँ पे सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, ज़ीरो होगा, और यहाँ पे इधर क्या था, सॉल्वेंट था और इधर सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। मैं देखिए यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट था और यहाँ पे सॉल्यूशन था। तो सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल जीरो था और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव था। तो हो क्या रहा था, वाटर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा, वाटर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में जाएगा। देखिए, जिसका वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो वाटर को पुश कर रहा है, वाटर को पुश कर रहा है। देखिए, पॉजिटिव मतलब क्या है, पुशिंग है। पॉजिटिव है मतलब ये वाटर को पुश कर रहा है, और नेगेटिव है मतलब ये वाटर को पुल कर रहा है, खींच रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या कर रहा है, निगेटिव होता है। आपने अगर सॉल्यूट, अगर किसी यहाँ पे बीकर है या फिर तो सेल है, इसमें आपने सॉल्यूट बढ़ा दिया खूब सारा, सॉल्यूट बढ़ते ही क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने की वजह से ये वाटर को पुल करेगा अपने तरफ। नेगेटिव मतलब पुलिंग। जैसे ही आपने सॉल्यूट बढ़ाया तो ये वाटर को पुल करेगा, खींचेगा। अब देखिए, अगर इसमें बहुत ज़्यादा वाटर आ जाए, मतलब ये फूला हुआ, मैं फूला हुआ सेल कैसे बना दूँ, देखिए ये ऐसे करके, ऐसे हल्का सा गोला सा, मतलब सेल नॉर्मल ही है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसका ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया। ये देखिए, ये फूला हुआ एक तरीके से सेल हो गया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वाटर हो गया। जब बहुत ज़्यादा वाटर हो गया या फिर तो तब ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इसमें डेवलप हो जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो उसका प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब इसका पुशिंग नेचर आ जाएगा। अब ये क्या चाहेगा, मेरा वाटर मेरे सेल से अब बाहर निकले और किसी एडजेसेंट सेल में जाए। तो पॉजिटिव मतलब होता है पुशिंग। प्रेशर पोटेंशियल में देखिए वाटर अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो अब ये वाटर क्या चाहेगा, पुशिंग, वाटर को अपने सेल से निकालना चाहेगा। और अगर निगेटिव आ रहा है कहीं पे, इसका मतलब है पुलिंग। आपने जैसे ही सॉल्यूट डाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो वो क्या चाहेगा, वाटर को सक करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। समझ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मैंने थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप याद कर लीजिए कि सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है और प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट इतना लिख लीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब। ठीक है, तो अब मैं इसे एक बार पूरा रिवीजन करवाऊंगा जो मैंने वाटर पोटेंशियल पढ़ाया हुआ है, उसके बाद फिर NCERT से पढ़ेंगे और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग प्रेशर के यूनिट पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर तो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने मास को देखा था, हाई मास से लो मास फ्लो होता है, वैसे ही वाटर पोटेंशियल एक टर्म है जिसके थ्रू पता करते हैं कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल फ्लो होता है। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, फ्री वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फ्री एनर्जी मतलब हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे हर जगह पे फ्री एनर्जी है। तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। और वाटर मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन होता है, दैट इज उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्री वाटर ज़्यादा है, और इसी को फ्री एनर्जी भी लिख लीजिए क्योंकि NCERT में फ्री एनर्जी ही लिखा है। यहाँ पे फ्री वाटर का मतलब भी वही हुआ, जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और उसी को हम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा फ्री एनर्जी है। मतलब वही है, बस फील कीजिए आप।
इन्वर्सली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। हमने देखा जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाया, कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ एसोसिएटेड हो गए, उससे क्या हुआ, फ्री वाटर कम हो गया। फ्री वाटर कम हुआ तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल आएगा, केमिकल एनर्जी भी मैक्सिमम। सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ, और ज़्यादा सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल और ज़्यादा कम हुआ, वाटर पोटेंशियल और ज़्यादा कम हुआ। तो यहाँ पे हमने वही पॉइंट्स देख लिए कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा एसटीपी कंडीशन पे। देखिए यहाँ पे एसटीपी क्यों लिया है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही प्रेशर पोटेंशियल 0 होता है, और एनसीईआरटी में ये लिखा है यहाँ पे कि फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब इस केस में प्रेशर पोटेंशियल 0 है। और यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल तभी 0 होगा जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करेंगे। और निगेटिव कब होगा मैंने अभी समझाया नहीं, समझाते हैं। नेगेटिव तब होगा जब प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निगेटिव होगा, वहाँ पे भी जाके समझाते हैं फिर से। प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा, डेट इज़ 0 होता है एसटीपी पे। ये कन्वेंशन हमारे द्वारा बनाया गया है। अब इसी कन्वेंशन के थ्रू रिलेट करके हम सॉल्यूशन का निकालते हैं। सॉल्यूशन का निगेटिव आएगा। थर्ड पॉइंट पे हमने देखा था कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है। उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल देखा था। सेकेंड पॉइंट में क्या देखा, नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट में देखा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। फिर देखा हमने कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है, दोनों का इनका फॉर्मूला देखा। फिर जानना चाहा कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल को ही मैंने बताया कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। नेक्स्ट पेज में इसे मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए क्या एक्सप्लेन किया है। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल घटेगा मतलब ये घटेगा, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है। और ये जो लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। फिर यहाँ पर मैंने वही नोट में लिखा है कि सॉल्यूट पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। और ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है और इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए पॉजिटिव होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखिए निगेटिव होता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैंने सोचा था आज के लेक्चर में ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी ख़त्म कर देंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, बट नहीं हो पाया। फिर भी ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला के फॉर्म में बता दिया। सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है, या फिर तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर आप बढ़ाएंगे तो निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मेन वैल्यू डिक्रीज करेगी, सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इसके बाद हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोनों इक्वल थे, मतलब प्रेशर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने प्रेशर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना है, नेगेटिव कब होता है। देखिए जाइलम में अपवर्ड मूवमेंट वाटर होता है। वाटर का मूवमेंट आप देखिए रूट से कहाँ होता है, शूट टिप तक होता है। तो ये मूवमेंट निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल की वजह से होता है। नीचे की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ऊपर की तरफ कम होगा, नेगेटिव में होगा। तो वाटर क्या होगा, नेगेटिव मतलब देखिए पुलिंग, नेगेटिव मतलब पुलिंग। तो जब नेगेटिव होगा तो ये वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा, रूट से ऊपर की तरफ पुल करेगा। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब होता है, अगर किसी ये हमारा सेल वॉल बनाया, सेल वॉल तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बट सेल में से अगर हम उसका सारा पानी निकाल लें वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अवे चला जाएगा सेल वॉल से, सेल वॉल तो रिजिड है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे चला जाएगा। मैं डायग्राम को दिखा दूं, ये देखिए, ओ दिख नहीं रहा, हाँ ये क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे चला गया है, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन है। इस कंडीशन में भी नेगेटिव होता है प्रेशर पोटेंशियल, मतलब ये क्या करना चाहेगा, वाटर को अब खींचना चाहेगा अपनी ओर, पुल करना चाहेगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो लास्ट में अब मात्र हम 5 मिनट में 2 क्वेश्चन करवा देते हैं और उस क्वेश्चन के बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। देखिए हमने ये बनाया प्लांट का सेल, प्लांट में मूवमेंट ऑफ वाटर को पढ़ने के लिए ही इतना वाटर पोटेंशियल जानना पड़ा। और वाटर पोटेंशियल की तरह ही एक और कन्वेंशन है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, जो कि NCERT में नहीं दिया है, तो मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया। बस इसका अपोजिट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ आप देखिए, मैं वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन का कि टर्गर प्रेशर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने जहाँ से भी नोट किया है वहाँ पे ऐसे ही लिखा है, टर्गर प्रेशर लिखा है। यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल लिखा है, बट यहाँ पे टर्गर प्रेशर लिखा है। तो टर्गर प्रेशर क्यों लिखा है भैया, टर्गर प्रेशर इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल टर्गर प्रेशर के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का क्वेश्चन है ये। अब मुझे ईयर भी लिख लेना था, तब आपको बिलीव अच्छे से हो जाता। टर्गर प्रेशर यहाँ का 30 है, ये सेल का दिया हुआ है। यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल -20 है और टर्गर प्रेशर है 5। ठीक, एक क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, बता दूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता होगा, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये क्वेश्चन में यूज़ किया है, इसलिए मैं सोचा बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है ना इस तरीके से। वहाँ पे जो अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 3 सेल है, एडजेसेंट सेल हैं, अगल बगल के सेल हैं। इस सेल का नाम दिया X, इस सेल का नाम दिया Y और इस सेल का नाम दिया Z। अब पूछता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा। ऑप्शन में क्या बनाया है, देखिए X Y Z लिखा है, ऐसे सारे ऑप्शन में पहले X Y Z, फिर से वही लिखेगा X Y Z। 4 ऑप्शन में बना रहा हूँ ABCD। अब इसमें लिखा क्या है, देखिए बोल रहा Z से पानी X में जाएगा, X से पानी Y में आएगा, Z से पानी Y में जाएगा। एक ऑप्शन ये बनाया है। फिर क्या बनाया है, Z से पानी X में आएगा, X से Y में जाएगा, Y से Z में आएगा। यही क्वेश्चन बनाया है। मैं ऐसे डायरेक्शन ऑफ वाटर दिखाया है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन में ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। अब ये है, इफ 3 cells X, Y, Z are joined to each other and their solute potential and turgor pressure are shown in figure, demonstrate the direction of flow of water। इस flow of water बताना है। ऑप्शन कौन सा होगा, हम सॉल्व करके निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब इसी सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं और इसी प्रेशर पोटेंशियल को हम टर्गल प्रेशर ऑब्लिक वॉल प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होता है ना, टर्गल प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल है। तो यहाँ पे इन्होंने TP का यूज़ करके बताया है, मीन्स टर्गल प्रेशर का यूज़ किया है। TP इक्वल्स टू टर्गल प्रेशर है, लिख लीजिए आप। TP इक्वल्स टू क्या है, टर्गल प्रेशर है, आप यहीं पर लिख लीजिए। अब तीनों सेल का हम वाटर पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए वाटर पोटेंशियल ऑफ X का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे -25 वैल्यू आएगा, इक्वल्स टू -25। वाटर पोटेंशियल ऑफ Y कितना आ जाएगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ Y दोनों को जोड़िए -10 वैल्यू आएगा। इस केस में अगर आप वाटर पोटेंशियल ऑफ Z निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, -15 वैल्यू आएगा। -25, -10, -15, आप बताइए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है।
सबसे ज़्यादा वैल्यू है y वाले का, मतलब साई w ऑफ y, वाटर पोटेंशियल ऑफ y इज मोर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ z इज मोर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ x। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा? y वाले में से पानी निकलेगा, x में जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने से बना लेते हैं, ये जो ऑप्शन है मैच कर लेंगे हम लोग, x y z। हमने देखा y का हाई है, x का लो है, तो y से पानी मूव करेगा x में, बना लिया ऐसे। y से पानी मूव करेगा x में। इसके बाद y का ज़्यादा है z से भी, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? y वाले से z वाले में भी पानी जाएगा। अब x और z में देख लिया जाए, x का है -25 और z का है -15। ज़्यादा वैल्यू है -15, इसलिए मूवमेंट होगा z से x की तरफ, z से x की तरफ मूवमेंट होगा। इतना आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 एडजेसेंट सेल बनाए हैं, पर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये सीक्वेंस में है, ऐसे सीक्वेंस में है ये तीनों एडजेसेंट सेल। इसमें भी वही रिप्रेजेंटेशन से बताए हैं कि ये है सॉल्यूट पोटेंशियल, ये है टर्गल प्रेशर, दोनों की वैल्यूज़ को इस तरीके से लिख दिया है इन्होंने। पहले में लिखा है -30, -40, फिर यहाँ लिख दिया है 10, 20, 30। अब आप निकाल लीजिए इन दोनों का वाटर पोटेंशियल, इन तीनों सेल का वाटर पोटेंशियल निकाल लीजिए। आइए निकालते हैं वाटर आप इसको रिप्रेजेंट भी कर दीजिए, x y z। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब ये ऑप्शन देखिए मैच किस में कर रहा है, x से y से जाएगा x में, तो y से x में जा रहा है, y से z में जा रहा है और z से x में जा रहा है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं। देखिए अगर हम इसका वाटर पोटेंशियल निकालें, दोनों को ऐड करके ही निकालेंगे, फॉर्मूला तो यही बोलता है ना हमारा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा -20। इस वाले सेल का वाटर पोटेंशियल आएगा -50 है और -20 है, तो -30 आ जाएगा। इस सेल का -10 आ जाएगा। ये 3 सेल हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? तो Z वाले की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो X वाले की ज़्यादा है। उसके बाद Y वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सेल ऐसे डायरेक्शन में बना लें, X Y एंड Z। अब मोशन देखें तो Z वाले से पानी निकल के Y में जाएगा, क्योंकि Z की वैल्यू ज़्यादा है और हायर से लोअर की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। Z वाले से निकलेगा, Y की तरफ जाएगा। और X वाले में देखिए -20 है और Y वाले में -30 है। X में ज़्यादा है वैल्यू, तो X से जाएगा Y में, X से Y में जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये 2 हो गए। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन है कि पाथ ऑफ H2O मॉलिक्यूल। आप ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, एक थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, और इसी के बाद ये लेक्चर को एंड कर देंगे कि सेल है उस पर ये पाई दिए हुए हैं और प्रेशर पोटेंशियल दिए हुए हैं, सेल दिए हुए हैं और ये पाई दिए हुए हैं। पाई एक्चुअली यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू दिया है सारा। आप वैल्यू देख के समझिएगा। सेल का नाम इन्होंने दिया है ABCD, 4 सेल हैं, सेल का नाम दे दिया ABCD। पाई की वैल्यू है -1, -0.6। देखिए निगेटिव वैल्यू दिया है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। समझने की कोशिश कीजिए। -0.8 है। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू लिखा है 0.5, 0.3, 0.6, 0.4। तीनों PYQ में आए हैं। देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल को ही लिखते हैं हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो अब इसमें से बोल रहा है कि पाथ ऑफ वाटर क्या होगा, कि A से B में जाएगा, B से C में जाएगा, C से D में जाएगा, या फिर तो D से A में जाएगा, A से B में, B से C में, या फिर तो C से D में। ऐसे करके ऑप्शंस बने हुए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसी में हम लोग एक कॉलम और बना लेते हैं, किसका?
वाटर पोटेंशियल का और वाटर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लें। दोनों को जोड़िए, कितनी वैल्यू आएगी, माइनस में 0.5 आएगी, दोनों को जोड़िए, माइनस में 0.3 आएगी, दोनों को जोड़िए तो माइनस में 0.6 आएगी, दोनों को जोड़िए तो माइनस में 0.4 आएगी। वाटर पोटेंशियल में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसकी होगी, तो -0.3 वाला, ये 1 नंबर पे आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 2 नंबर पे ये आएगा, उसके बाद 3 नंबर पे 0.5 वाला आएगा और उसके बाद 4 नंबर पे ये आएगी। आप समझ रहे हैं मैंने नंबरिंग क्यों दिया, सबसे ज़्यादा है इसका, फिर उसके बाद है डी सेल का, फिर है ए सेल का और फिर है सी सेल का। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बी से पानी निकलेगा और बी से पानी निकल करके सबसे पहले जाएगा किसमें, बी से निकल करके जाएगा डी वाले में, मूवमेंट ऑफ वाटर का डायरेक्शन बताना है, और डी से जाएगा, फिर डी से जाएगा ए वाले में और ए वाले से मूव होके जाएगा सी वाले में। देखिए मैंने ये एक्सप्लेन क्यों किया क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें 2-3 पॉइंट भी देख लीजिए। रूट में मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर क्यों जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर इसी तरीके से मूव करता है। ऐसे ही अगर कई सारे सेल्स हैं तो एक सेल से निकलेगा पानी, दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, तो इसी तरीके से होता है। अगर इस सेल की वाटर पोटेंशियल कम होगी तो इसको इसके पहले वाला सेल देता है पानी, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर पोटेंशियल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप एक बार NCERT पढ़िए, अब मैं तो नहीं पढ़वा पाया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि वाटर पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। फिर बताया काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड और गैसेस में होगी, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। फिर इसको भी मैंने पढ़ के दिखाया, ये भी मैंने सब पढ़ा हुआ है, मतलब सीक्वेंस में सब पढ़ के आपको दिखाई दिया। एक पॉइंट ये देखिए कि दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम, नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल है, कहाँ पे, वाटर कॉलम इन जाइलम में। और क्यों है ऐसा, क्योंकि प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम, वाटर ट्रांसपोर्ट अप टू अ स्टेम करना है ना, तो वहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव मतलब है पुलिंग, नेगेटिव मतलब है पुलिंग, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं NCERT में, ABCDEF G, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को करवाऊंगा और फिर ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस और फाइनली इम्बिबिशन को ख़त्म करके ये टॉपिक ख़त्म करूंगा। फिर थर्ड टॉपिक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। एक बार लेक्चर को देखिए, नहीं समझ में आया 2 बार देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, समझ में आ जाएगा। बाय बाय।